हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 14 में लेकर आ गया हूं। और आप लोगों का पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, तो सभी सेट जरूर देखें। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर के 13 तक सेट नंबर नहीं देखें, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाएँ। ये हमारा फ़ायदा के लिए नहीं, बल्कि आपका ही फ़ायदा के लिए, आपका ही सुविधा के लिए बोला जा रहा है। बार बार सेट में बोला, हर सेट में बोला जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट तक देख लें, ताकि 2023 पैरामेडिकल एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। बोल लग रहा होगा सर हर सेट में ऐसा ही बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, बल्कि कि मतलब सभी सेट देख लेंगे तो को एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे, इसलिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा है, इस पर प्रेशर दिया जा रहा है। तो सभी सेट जरूर देखें। तो चलता हूँ आज का फिलहाल सेट नंबर 14वां में 14वां सेट देख लेता हूँ किस प्रकार से पूछ रहा है, क्योंकि 1 से 13 तक हम लोग सेट करा चुके हैं। अब आप नहीं देखे होंगे शायद, तो जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में जरूर देख लें, ताकि हेल्पफुल हो सके 2023 पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। तो फिलहाल आ चलता हूँ 14वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था। मुस्लिम युद्ध के रूप में कौन सा राष्ट्रीय स्वतंत्रता को जाना जाता था? ऑप्शन ए में है अलीगढ़ आंदोलन, बी में है बहावी आंदोलन, सी में है मोपला विद्रोह एंड डी में क्या हो रहा है, खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात किसको, तो अलीगढ़ आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था। सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? किसके समय बंगाल विभाजन को उलट दिया गया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड मिंटो, बी में है लॉर्ड हॉर्डिंग, सी में है लॉर्ड डार्विन एंड डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो किसके, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को उलट दिया, मतलब उसका उल्टा का विपरीत कर दिया गया था, उल्टा कर दिया गया था। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? ऑप्शन ए में रॉलेट अधिनियम, बी में बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी में बोला मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एंड डी में बोला बाल गंगाधर इंडियन तिलक की मृत्यु। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो रॉलेट एक्ट के तहत गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर क्या खड़ा कर दिया, मतलब उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। आगे चलते चौथा क्वेश्चन में। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1946 से लेकर 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? 1946 से लेकर 50 तक मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में श्री राज गोपालाचारी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है वल्लभ भाई पटेल एंड डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो राजेंद्र प्रसाद थे क्या 1946 से लेकर 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे चलते 5वां क्वेश्चन में। आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 5वां बोल रहा है कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस बार की गई थी? देखिए इसमें डबल हो गया, बोल रहा है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी का स्थापना कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो कहाँ, तो सिंहभूम जिले के साकची में कब किया गया था? ऑप्शन ए में 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कब, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। कहाँ, तो सिंहभूम के जिले के साकची स्थान पर किया गया था। किसको, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा बोला कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ, कौन सा जगह पर भगवान महात्मा बुद्ध ने मतलब कि लंबे समय तक तपस्या और साधना किया था? ऑप्शन ए में है कि वैशाली में, बी में राजगिरी में, सी में लुबनी में एंड डी में क्या हो रहा है, गया मतलब कि बोध गया में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने काफ़ी लंबे समय तक क्या तपस्या किए थे और साधना व्यतीत किए थे। कहाँ, बोध गया में। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। तो आपका 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? कौन सा क्या पर महाद्वीप में प्रवाहित होते कौन, तो नील नदी। ऑप्शन ए में है कि अफ्रीका में, बी में बोला एशिया में, सी में बोला उत्तरी अमेरिका में एंड डी में बोला दक्षिणी अमेरिका में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अफ्रीका में नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। और आपका 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है डिस्प्ले पे। निम्नलिखित सागरों या महासागरों में से कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? इन चारों जो दिया गया है क्या, सागर महासागर दिया गया है, तो कौन है जो पनामा नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में लाल सागर तथा आंध्र महासागर, बी में है कि लाल सागर तथा भूमध्य सागर, सी में है कि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर एंड डी में बोल रहा है कि आंध्र महासागर तथा प्रशांत
महासागर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात कौन? तो आंध्र महासागर एवं प्रशांत महासागर है जो पनामा नहर द्वारा जुड़ी हुई है, उससे कनेक्ट किया गया है। आगे चलते 9वां क्वेश्चन में। तो आपका 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका डिस्प्ले पे पूरा कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड में, बी में है हिमाचल प्रदेश में, सी में है अंटार्कटिका में, एंड डी में कहाँ? तो नेपाल में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो दक्षिणी गंगोत्री स्थित है कहाँ? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है दक्षिणी गंगोत्री। आगे चलते हैं 10वां में। ठीक इसी प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल में इसी प्रकार से पूछता, और सभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैरामेडिकल में ठीक इसी तरह के हर क्वेश्चन पूछता है, उसी तरह के टाइप किया गया। तो सभी सेट जरूर देखें ताकि आप लोग के लिए एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। तो चलता फिलहाल 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन ए में है कनाडा का, बी में हो रहा है डेनमार्क का, सी में हो रहा है भारत का, एंड डी में क्या हो रहा है? जापान का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो डेनमार्क में दुग्ध उद्योग से उसका प्रमुख उद्योग कौन है? तो दुग्ध उत्पादन, दूध को उत्पादन करना कहाँ? तो डेनमार्क का है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। आपका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? कौन सा स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए में महाभियोग लगाने पर, बी में बोला कि रिश्वत लेने पर, सी में बोला प्रधानमंत्री के कहने पर, एंड डी में बोला संसद में वक्तव्य नहीं करने पर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो महाभियोग लगाने पर क्या होता है? राष्ट्रपति को किसी भी परिस्थिति में अपना त्याग पत्र देना पड़ता है कि हाँ हम मतलब कि इस राष्ट्रपति पद पर आप नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि महाभियोग लगा हुआ है। आगे चलते 12वां क्वेश्चन है, और आपका 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए में 10, 12, 15, 25। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा कौन होगा? तो बी हो जाएगा। अर्थात कितना? तो 12 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। आगे चलते 13वां क्वेश्चन में। हमका 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? निर्णायक मत कौन देता है? ऑप्शन ए में है अध्यक्ष, बी में है उपाध्यक्ष, सी में है प्रधानमंत्री, एंड डी में है गृह मंत्री। तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या होता है? तो लोकसभा में निर्णायक मत मतलब वोट देता है कौन? तो अध्यक्ष देता है, लोकसभा के अध्यक्ष सब देते हैं। आगे चलते हैं 14वां में। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कौन सा योजना से होते डाउट दिया गया है से हुई थी? कौन सा योजना के द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए में प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा, बी में बोला कि 1948 के योजना के द्वारा, सी में बोला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा, एंड डी में बोला कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1948 ईस्वी की योजना के द्वारा की गई थी, मतलब 1948 में शुरू की गई थी। आज चलते 15वां क्वेश्चन में। आपका 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि किसी विकासशील देश में अधिक विकास डॉट दिया गया है से संबंधित है, मतलब किसी विकासशील देश में अधिक विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मात्रात्मक बदलावों से, बी में बोला कि गुणात्मक बदलाव से, सी में बोला मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से, एंड डी में बोला कि रूपांतर प्रक्रिया से। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो किसी विकासशील देश में अधिक आर्थिक विकास किससे है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से संबंधित है। आगे चलते 16वां क्वेश्चन में। आपका 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत से हुई थी, मतलब कब से हुई थी? डाउट दिया गया है वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए में 1990 ईस्वी से, बी में बोल रहा है कि 1995 ईस्वी से, सी में बोल रहा है 1992 ईस्वी से, एंड डी में क्या बोल रहा है कि 1980 ईस्वी से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो 1992 ईस्वी से भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। 17वां में बोल रहा है कि भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा, कौन सा व्यक्ति के द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई थी, बी में है कि महात्मा गांधी के द्वारा, सी में है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, एंड डी में मतलब कि डॉक्टर महाल नोबिस के द्वारा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। अर्थात किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ही योजना बनाए थे कि इस योजना के तहत यह काम होगा।
उसी तरह से और योजना बनाने की नीति अपनाई गई तो बहुत सारी योजना चालू हो गया। जैसे कि मोदी जी के द्वारा ही बहुत मानी योजना चालू किया गया है, लेकिन हमें हमारा दृष्टि से तो कोई सफल अभी तक नहीं रहा। जैसे कि नल जल योजना कहीं भी है अभी गलत साबित हो चुका है, मतलब कि नष्ट हो चुका है, लेकिन वो सब बहुत मानी मोदी जी के द्वारा योजना बना दिया गया है खाली बकवास के लिए। बाकी आप समझ ही सकते हैं। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। तो आपका 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जनसंख्या में बिहार डाउट दिया गया है, जनसंख्या में बिहार केवां दृष्टि से मतलब कि केवां स्थान पर है। ऑप्शन ए में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बी में बोल रहा है कि भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, सी में है भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, एंड डी में बोल रहा है भारत का चौथा बड़ा राज्य है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जनसंख्या में बिहार क्या है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 19वां क्वेश्चन में, इसमें इस प्रकार से बोल के वनांचल राज्य है। वनांचल राज्य मतलब क्या समझते हैं, मतलब वन सबसे अधिक कहाँ में पाया जाता है, वही बोला कि वनांचल राज्य कौन सा है। ऑप्शन में है उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, बी में बोला कि उत्तर पूर्व में एक नया जिला, सी में बोला कि झारखंड का एक नया नाम, एंड डी में बोला है उत्तरांचल का एक नया नाम। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो झारखंड का एक नया नाम क्या है, तो वनांचल राज्य है, मतलब वहाँ वन अधिक पाया जाता है, पेड़ पौधे अधिक लगाए जाते हैं, जिसे बोल रहा है कि वनांचल राज्य किसे कहा था, तो झारखंड का एक नया नाम विकास होता है अधिक वन होने के कारण। आगे चलते 20वां क्वेश्चन में, और शायद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर सेट में 20 से क्वेश्चन का टाइप किया गया है, क्योंकि पैरामेड के इंटर एग्जाम में हर एग्जाम में क्या, तो 20 सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन कहते हैं तो 5 मार्क्स रहता है, विपन 100 मार्क्स से पूछता है। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 25 सितंबर को, बी में बोल रहा है कि 26 सितंबर को, डी में बोल रहा है, सी में बोल रहा है कि 27 सितंबर को, एंड डी में बोल रहा है कि 24 सितंबर को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो 27 सितंबर, 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए दिन दिवस और बहुत सा दिवस दिया हुआ, वो सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 2 न 4 वो सब दिन दिवस के रूप में डाल ही जाता है, छोटा डेट जरूर डाल देता है, इसलिए उसे याद करके एग्जाम में जाए। चलता हूँ आगे नहीं है। बस अगर सेट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि कैसा सेट लग रहा है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।